नाज़रीन इकराम, आप जैसे देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्पोजेबल टॉक। डिस्पोजेबल टॉक मीन्स के वक्ती बातचीत का ही अब रह गया है और हमारे आज के मेहमान भी डिस्पोजेबल है। इसके बाद जो गुफ्तगू हमारी होनी है, इसके बाद इनकी नौकरी भी नहीं रहनी है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल गेस्ट है और हम डिस्पोजेबल आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, डिस्पोजेबल टॉक। वैसे तो माशरा इतना खुदगर्ज हो गया है कि हर चीज़ डिस्पोजेबल है, लोग चाहते हैं बस इस्तेमाल करें और जान छुड़ा लें, इसलिए हर आदमी जो है ना वो डिस्पोजेबल है और किसी न किसी के डिस्पोजेबल है। अब हम जिस मेहमानों को यहाँ बुला रहे हैं उनके से पूछते हैं कि डिस्पोजेबल टॉक के अंदर वो आज हमें क्या सब्जेक्ट देंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है सफाई, माशरा और कूड़े के ढेर। ये चीज़ें तीन लेकर के आज हम चलेंगे। अच्छा चलें, ये तो आपकी बात हो गई कि हम आबादी पे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हम कभी कीमतों पे कंट्रोल कर सकेंगे? जैसा कि अब पेट्रोल है, पेट्रोल नाज़रीन आपको पता है इस वक्त फैशन में है पेट्रोल परफ्यूम। आप थोड़ा सा पेट्रोल अपना यानी कि रुई में लगाएं और अपने जिस्म पे लगा के चले जाएं। इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव है, इत्र से और परफ्यूम से कहीं ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है। तो नाज़रीन हम आपको ये बताते बताते हम इस तरफ चलते हैं कि कीमतों पे कंट्रोल भी तो बड़ा ज़रूरी है। ये भी तो नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, कुर्बानी के जानवर जब बेचे और ख़रीदे जाते हैं तो ख़रीदा जाता है वो जिस वक्त तो उसकी कीमत जो हज़ारों में होती है बल्कि लाखों में होती है। तो आपका क्या ख्याल है, ये ठीक चीज़ है? ऐसा होना चाहिए कि हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए या कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए? तो हमारे पहले मेहमान जो हमारे सामने बैठे हुए हैं जनाब मोहतरम खुशबूदार साहब। अस्सलाम वालेकुम। सही, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इस प्रोग्राम में आया है। मैं पहली दफ़ा टेलीविज़न पे आया हूँ, हालांकि मेरे घर में टेलीविज़न को आया हुआ 30 साल हुआ है, लेकिन मैं पहली दफ़ा आया हूँ और मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि हमारे जो हो रहा है इसको इन चीज़ को होना नहीं चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी सफाई का मसला है इसको किसी ना किसी तरीके से हल करेंगे। खुशबूदार साहब, मेरा पहले आपसे सवाल है, पहला सवाल मेरा ये है आपके साथ कि आप मुझे ये बताइए कि कूड़े कितने किस्म के होते हैं? ये जो कूड़ा होता है ये कितने किस्म का होता है? बाबा, ये जो कूड़ा होता है ना ये कई किस्म के होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे में किस किस्म के कूड़े मौजूद है। अच्छा चले, हमारी मालूमात में इजाफा करें, ये बताएं ये फिल्मी कूड़ा क्या होता है? बाबा, ये फिल्मी कूड़ा, मैंने भी आपको कितनी सारी कूड़ों की किस्में बताई। फिल्मी कूड़ा क्या है? इंडस्ट्री के अंदर जो इस वक्त कूड़ा है, अब ये कूड़ा है तो है जिसकी वजह से फिल्मों को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अभी कई कई फिल्म लगती है देखने को, इसका ये मतलब नहीं है कि शहर के सारे लोग नाबीना हो गए हैं या बीनाई चली गई है या आंखों का कोई बीमारी है। तो आ क्यों नहीं रहे लोग? ये सवाल ये पैदा होता है कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबा कोई कूड़ा मूड़ा क्यों देखेगा। अब लोग को चाहिए फ्रेश चीजें लाओ, फ्रेश FRESH फ्रेश वो लाओ, वो लोग देखना चाहते हैं। लोगों को नहीं दिलचस्पी आए कूड़े मूड़े से। टीवी का जो कूड़ा होता है ये क्या होता है? बाबा, टीवी का कूड़ा जो है ना, सबसे कीमती कूड़ा आजकल टीवी का कूड़ा है। ये धड़ाधड़ बिक रहा है क्योंकि चैनल इतना आ गया है ना, इतना चैनल आ गया है कि इंसान जो है ना वो सब लोग जो है वो खरीदना चाह रहे हैं। जो भी हो, कूड़ा हो, करकट हो, मेला हो, उजला हो, फटावा हो, वो लोग बोलते देव बाबा देव, चलाना है। अब इसमें कूड़ा भी चल रहा है, बिक रहा है बकायदा। चले, ये तो आपने टीवी के कूड़े के ऊपर नजर डाली। अब ये बताइए कि अखबार का कूड़ा क्या होता है? अखबार का कूड़ा बाबा स्कैंडल होता है। जो स्कैंडल होता है, मैं एक तजिया निगार भी हूँ, तो क्या है कि अखबार का जो कूड़ा होता है वो उसका स्कैंडल होता है। जो स्कैंडलाइज करते हैं वो अखबार की जबान के अंदर उसको बोलते हैं कूड़ा है, इसका जेन्युइन खबर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अखबार का कूड़ा स्कैंडल है। खुशबू साहब, ये बताइए कि ये जो ट्रेन का कूड़ा होता है ये क्या होता है? बाबा, जो ट्रेन है ना, ये देखो आपने ट्रेन को देखा होगा, मैं आपको पहले ट्रेन का आवाज सुनाता हूँ। झकड़ पकड़ झकड़ पकड़ झकड़ पकड़ झकड़ पकड़, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। ये ट्रेन है, इसका कूड़ा जो है ना, जिधर जिधर से ट्रेन जाती है भी लोग खाना समोसा खा रहे हैं, घपच 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 घपच, ये समोसे का आवाज है, घपच 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 घपच। अखबार लिया, खड़च बाहर फेंक दिया। अभी किसी के मुंह पे जाके लगा है, कोई गंडेरी खा रहा है, छिलका लिया फेंक दिया। ये ट्रेन का जो कूड़ा होता है ये बाबा सारे शहर में फैलता है। जिधर जिधर से ट्रेन जा रही है ये कूड़ा फैल रहा है। इसको कहते हैं कूड़ा ऑन ट्रेवलिंग।
चलो ये बताएं, ये घरेलू कूड़ा क्या होता है? घरेलू कूड़ा अभी मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे बाबा बोलता है, मगर मैं क्या करूं, मेरे को सच बोलने का आदत है। घरेलू कूड़ा होता है कि जब हम लोग अपने घर में किसी से तंग आ जाते हैं, या उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, या वो हमारे लिए नाकारा हो जाता है, या वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है, तो हम उसको बोलते हैं कि यार क्या घर में कूड़ा पड़ा हुआ है। हालांकि वो घर का सबसे सीनियर पर्सन होता है, लेकिन उसको बोलते हैं घरेलू कूड़ा। खुशबूदार साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने सफाई के लिए क्या इकदाम किए हैं? क्या क्या नहीं किया है बाबा। क्या आप खुद भी सफाई का ख्याल रखते हैं? मैं तो बच्चे जा रहे होते पकड़ पकड़ के मुंह धुला देता हूँ, और सफाई का कितना ध्यान रखूं भाई। तो बस तकफार बाबा, खुद माल्टा खाता हूँ, छिलके जेब में रखता हूँ। आप यकीन करोगे, मैं एक दफा ट्रेन में बैठा था तो उसने बोला टिकट, मैंने जेब में से केले का छिलका निकाल के दे दिया। हंस हंस के टिकट चेकर गिर गया। अरे बोला सही, आपने ये केले का छिलका जेब में क्यों रखा है? हमें बोला बाबा सफाई का बीमारी है। तो अरे मैंने तो माशरे को बहुत साफ करने की कोशिश की है, मगर क्या करूं, अभी माशरे में गंदगी इतना है, कूड़े का ढेर है, कचरे का ढेर है, हर जगह पे ढेर लगा हुआ है। लेकिन ये कोई मेरा अकेले का जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो सब लोगों को मिलजुल के कूड़ा उठाना चाहिए। या तो कूड़ा ही नहीं उठाते डर के मारे लोग, क्योंकि कूड़ा फेंकना होता है, काले रंग का थैली होता है पॉलिथीन का, उसमें ये दिया है सबको, लोगों को घरों में दिया है, बाबा इस थैली के अंदर रखो और इसको बाहर रख दो, वो आएगा खुद ही उठा के ले जाएंगे म्युनिसिपल वाले। अभी क्या करते, कूड़ा डाल के उसको रख देते बाहर। अभी कोई आदमी आता है, वो काला थैली देखता है, डर जाता है, पता नहीं बाबा इसमें बम है। अब बम समझ समझ के ढेर का ढेर लग गया है, ढेर का ढेर लग गया है, कोई उठा ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा कूड़ा किस शहर से इकट्ठा होता है? अभी हमारे लोग क्या करते हैं, इधर से कूड़ा उठाया, अच्छे इलाके से उठाया, खराब इलाके में फेंक दिया। खराब इलाके वालों ने कूड़ा जलाया, जो जला उसको समेटा, राख ला के दूसरे इलाके में फेंक दी। अभी उन लोगों ने राख साफ करने के लिए क्या किया, पानी का इस्तेमाल किया, पानी से मकानों को धोया, वो पानी जमा हो गया। अभी तो देखो बाबा शहर की हालत क्या है। अभी सुबह तुम उठ के कुल्ली करो, गुर्र करके आप कुल्ली थूको, गटर बंद हो जाएगा। जौन सा शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि गर्द गुबार बहुत होता है, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें जो है ना वादा तौर पर नज़र नहीं आती। इवन देन हमारे मुल्क के अंदर, आप बाहर के मुल्क में जाए, चांद इतना ब्राइट होता है, इतना खुल के सामने आता है चांद, इतना चांद हमारे मुल्क में खुल के सामने ही नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि चांद को इतनी टेंशन जितनी हमारे मुल्क में मिलती है, मेरा ख्याल है किसी मुल्क में चांद को इतनी टेंशन मिलती नहीं होगी, क्योंकि हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ चांद को चांद रात को निकलना ही है, वरना सुबह ईद नहीं होनी। और अगर नहीं निकलता तो फिर कुछ लोग ज़बरदस्ती उसको निकाल देते हैं, और ज़बरदस्ती जब निकलते हैं तो ज़ाहिर वो टेंस होता है। अभी क्या है, सारी दुनिया मोहताज है बाबा इन लोगों की टाइमिंग की वजह से। चांद टाइम पे नहीं निकलेगा, चांद रात नहीं होंगी, चांद रात नहीं होंगी तो बाबा धंधा नहीं होगा, धंधा नहीं होगा तो पब्लिक घर से नहीं निकलेंगी, पब्लिक घर से नहीं निकलेंगी तो शहर में कूड़ा नहीं होगा। ये पब्लिक करती है कूड़ा, माल्टे खाए कपड़ कपड़ फेंक दिया, आम चूसे चपड़ चपड़ फेंक दिया। अरे बाबा तुम कोई इतना बड़ा बड़ा डब्बा रखा हुआ है, उसमें तुम चीजें फेंको खाना खराब, उसमें तो बच्चे खेल रहे हैं और सामान बाहर पड़ा हुआ है, और ये क्या हो रहा है। ये खुशबूदार साहब, शहर के जो हालात हैं और जो शहर के अंदर हो रहा है, अगर आप ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि अवाम की भी इसके अंदर कोई मिस्टेक है, तो आइए हम नादरीन एक फिल्म रिपोर्ट देखते हैं जो कूड़े से और माशरे से मुतालिक जुड़ी हुई है। ये रिपोर्ट भी हमारी डिस्पोजेबल है, इसके बाद आपको फिर कभी नजर नहीं आएगी। दिखाओ। अरे घोड़ा, अरे घोड़ा है तो फिल्म है। नादरीन वापस आए हम, आपने देखा कि शहर के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके से लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं या उसे उठाते हैं या समेटते हैं, हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से फील करता है, उसकी फीलिंग्स, उसका एटीट्यूड सब आपने देखा। तो खुशबूदार साहब, आप मुतमईन हैं ये जो भी आपने देखा सारी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे ने आपको दिखाई? नहीं रे बाबा मुतमईन, आप मेरे को बाबा शर्मिंदा कर रहे हो। मैं अकेला आदमी इतने बड़े महकमे को किस तरह संभाल रहा हूँ। अभी ये अवाम ही अजीब है ना। अभी जब भी लिखा होगा इधर मत थूको, ये छांट के पढ़ के उस जगह पे थूकेंगे। लिखा होगा बाबा इधर घास मत तोड़ो, ढूंढेंगे कहाँ लिखा है, उधर ही सही तोड़ेंगे। फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ेंगे। हालांकि उधर माली बैठा हुआ गा रहा है, फूल आहिस्ता हाथ तोड़ो, फूल बड़े नायक होते हैं, मगर बाबा को समझता नहीं है। फूल तोड़ लेते हैं जालम लोग। किधर पे लिखा है घास पे चलना मना है, उधर ही चलते हैं। तो इधर जो पब्लिक है उधर लिखा है बाबा इधर कूड़ा फेंको,
उसके बराबर में फेंकेंगे, वहां नहीं फेंकेंगे। ये क्या चीज है? आप मुझे बताइए, आप ये इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं, इतने बड़े बड़े आप जुलूस निकालते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, शहर के अंदर कूड़ा नहीं फैलता क्या? ये जलसे करने से वहाँ पे जो लोग बैठ करके मूंगफलियाँ खाते हैं, माल्टे खाते हैं जी, गजक खाते हैं, और वो जो जूस के डब्बे पीते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, ये जो डिस्पोजेबल गंदगी है, ये आपका क्या ख्याल है, वहीं छोड़ के चले जाते हैं आपके जो कारकुन है, या साथ ले जाते हैं अपने? अरे नहीं बाबा, क्या हो गया आप लोगों? तो बाबा बात कर करके इंसान का खून खुशक कर दिया, मेरा खून जला दिया आधा आपने। कसम से मैं आपके प्रोग्राम में आया, मेरे सेहत गिर गई है, मैं खुदा कसम मेरे हाथों के नीचे हल्के पड़ गए। भाई क्या सवाल कर रहे हैं आप लोग, खुदा का खौफ करो भाई, हमको क्या जरूरत है? मेरे महकमे का काम है गंदगी को उठाना, मैं तो जलसों में आदमियों के पीछे पीछे फिरता रहता हूँ टोकरी लेके। अरे बाबा मूंगफली का छिलका इसमें डालो, वो समझते को चंदा मांगने वाले, वो कहते आगे मांगो रे, चलो आगे मांगो रे, ये तो नहीं है, अच्छा चीज नहीं है। बाबा जो लोग खाने पीने की चीजें लेके गए हैं जलसे में, उनका तो मूड ही तफरी का है। ये लीडरों को समझ में क्यों नहीं आता है कि पिकनिक का सामान लेके वो जलसा गांव में क्यों आए हैं? बाबा टाइम पास करना है? अरे तो ड्रामा देखो, जरूरी है तुमने जलसा सुनना है? सारा फल फ्रूट छिलके सब दरियों पे छोड़ के सब भाग जाते हैं, बाद में हमारे लोग लगे हुए होते हैं, साथ में मैं भी लग जाता हूँ कपड़े बदल के। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, डिस्पोजल टॉक में इस वक्त हमारे पास बैठे हुए हैं सफाई के महकमे के आला अफसरान, यहाँ पे हमारे सामने मौजूद है, और इन्होंने एक एलिगेशन लगाया है, और एलिगेशन ये है कि इन्होंने ये कहा है कि ये जो माशरे में कूड़ा करकट फैलता है, गंदगी फैलती है, इसके जिम्मेदार दरअसल बच्चे होते हैं। और बच्चों से इंसान के जहन में फौरी तौर पे कॉन्सेप्ट आता है महकमा फलाह बहबूद मनसूबाबंदी ख़ानदानी, यानी कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का फलाह बहबूद का जो इदारा है, वो हमारे जहन में फौरी तौर पे आता है। इस वक्त हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के आला अफसरान हैं। आइए उनसे पूछते हैं क्या इसमें आबादी का कितना हिस्सा है इस बात के अंदर। सर आप बताइए कि बच्चे वाकई में क्या ये जो गंदगी माशरे में फैलती है इसके जिम्मेदार बच्चे हैं? देखिए किसी हद तक आप कह सकते हैं कि बच्चा लोग गंदगी फैलाता है, लेकिन माँ बाप काहे साथ होते हैं? उनको तो चाहिए कि वो गंदगी फैलाए तो माँ बाप गंदगी को साफ कर दीजिए। देखिए बच्चा चाहे वो डब्बा उब्बा फेंकेगा, वो चाय वाय फेंकेगा, वो शरारत वरारत करेगा, वो खाना वाना गिराएगा, वो डब्बा शब्बा गिराएगा, वो बोतल शोतल तोड़ेगा, उसका क्या है कि माँ बाप को सफाई कर देनी चाहिए, उस चीज को वैसे वैसे रख देना चाहिए जैसा वैसा वो रखा हुआ था। लेकिन ये क्या है कि सारा इल्जाम बच्चे के ऊपर नहीं है। देखिए बच्चे का एज होता है, वहां तक बच्चे को समझाना जरूरी होता है, ये माँ बाप का फर्ज है कि वो समझाए बच्चा को। आप ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई और जब जिस वक्त आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया, तो क्या सोचा था आपने कि आपके कितने बच्चे होंगे? हम कुछ नहीं सोचा था, हम बगैर सोचे समझे जो है ना हमने अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया था। हम सोचा कुछ भी नहीं था, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बगैर सोचे समझे हो रहा है। सोच के कोई ऐसा होता है का? क्या आप अपने वादे पे कायम रहे और उतने ही बच्चे आपके हुए जितना कि आपने प्लान किए थे? नहीं, हमारे साथ एक दूसरा हो गया। क्या हो गया? क्या हमारा काम में जो अब इसको क्या कहा है समझ नहीं आता, ये जो हमारा औलाद है इसके अंदर बरकत पड़ गया है। अरे अकेला कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है, यकीन कीजिए अकेला कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, जोड़ा जोड़ा हो रहा है, जोड़ा जोड़ा। वैसे तो हमारा 7 बच्चा हुआ है, लेकिन ये हो गया है 14 बच्चा हो गया। देखिए ना, जोड़ा हुआ, अकेला नहीं हो रहा। पता नहीं इनको क्या डर है, क्या खौफ है अकेला पैदा होने में, पता नहीं क्या समझता है, क्या समझ में हमारा नहीं आया ये बात भी। अब मौजूदा वक्त में आपके कितने बच्चे हैं? 14 बच्चा, 14 चाइल्ड है मेरा। 14 बच्चे आपके हैं, तो फिर इनका इल्जाम सही लगता है कि जी 14 बच्चे अगर माशरे में फिरेंगे, कुल्फी खाएंगे, चिप्स खाएंगे, जूस पिएंगे, तो उसके डब्बे तो सड़कों पे फेंकेंगे। तो आप 14 बच्चों के साथ समझते हैं कि आप बिल्कुल सही हक अदा कर रहे हैं पाकिस्तानी होने का? तो किसी का बाप का खाता है, क्या कुल्फी खाता, जूस पीता, तो आपके क्या बात क्या कर रहे हैं आप? क्या ऐसा बात मत कीजिए, खुदा का कसम हमारा दिमाग खराब हो गया ना, हम ये फटी हुई नाक आपके चक्कर मार देंगे। देखे चाहे हमारा नाक और फट जाए, हमें इस तरह हमारा बच्चा के ऊपर आप कुल्फी खाते हैं, जूस पीता, किसी का बाप का खाते हैं का? अपना खाते हैं, खुद का हलाल का पैसों का है, तो बात मत कीजिए। मसला ये है जो इस वक्त दरपेश हमें है, वो ये है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे यहाँ गंदगी कहाँ से आ रही है। आया ये बच्चों की वजह से आ रही है, ये कूड़ा माशरे के अंदर फैल रहा है, या कि इसके जिम्मेदार वालिदैन है या महकमा है? कौन इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? देखो ये बड़े जो है ना, ये गंदगी ये ला रहे हैं,
बच्चों को क्या है? घर के अंदर वीसीआर कौन ला रहा? बड़ा ला रहा है। घर के अंदर ये डिश एंटीना कौन ला रहा? बड़ा ला रहा है। ये केबल कौन ला रहा है? बड़ा ला रहा है। ये घर के अंदर फिल्में कौन ला रहा है? बड़ा ला रहा है। घर के अंदर से लोग ड्रामे कौन ला रहा है? बड़ा ला रहा है। चीजें बड़े ला रहे हैं, अफेक्टिव छोटे हो रहे हैं। दिस इज वेरी मेजर पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई मतलब मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप ये कहते हैं कि इंसान जब शादी करे तो निकाह नामे के फॉर्म के साथ ही होना चाहिए कि जी 2 बच्चे होंगे, मतलब है कि पहले ही निकाह नामे के फॉर्म के ऊपर ही जो है ना, जो फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा हो जी बच्चे 2 होंगे। यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये शराइत के अंदर आ जाए, लड़की की तरफ से भी शर्त हो और लड़के की तरफ से भी शर्त हो कि बच्चे 2 ही होंगे। नहीं, हम ऐसा ही जिस वक्त हमारा मीटिंग हुआ था खानदानी मनसूबा के बंदी का, तो हमने लोगों से कहा था कि भाई देखिए, एक हमारा तजवीज़ है कि निकाह नामा के अंदर एक सिक बढ़ा दीजिए। सिक समझते हैं आप? एक रूल्स बढ़ा दीजिए कि जब शादी हो जाएगा तो जो बच्चा है वो 2 ही होगा, और इसका ऊपर औरत जो है, दुल्हन जो है, वो भी इसका ऊपर पाबंदी से अमल करेगी और खाविन भी करेगा। इससे क्या होगा, सरा जो है वो जो बच्चों का है, सरा खवानदगी जो होता है वो जो है ना, उसका लिमिटेशन हो जाएगा। अच्छा, 2 बच्चे अगर हों, अगर तो फिर जाहिर बात है अगर किसी बंदे को ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश हो तो वो ये कोशिश करेगा नादरीन कि वो अपने 4 शादियां का जो उसको ऑप्शन दी गई है, जो उसको इजाज़त दी गई है, वो उसको इस्तेमाल करेगा 4 शादियों के हक़ को। क्या वो सही होगा कि वो हर बीवी में से 2 बच्चे उसके होंगे, इस तरह उसके फिर 8 बच्चे हो जाएंगे? तो क्या हम इस तरह इसको रोक सकेंगे? देखे, एक मिनट हमारा बात सुने। देखे शोर मत डालिए। देखे तवज्जो से सुनिए। कहा कि आप खाविन को, मेरा मतलब मैं समझता हूं जो मैं कह रहा हूं। अब यानी कि आप खाविन को पाबंद कर देंगे कि 2 बच्चा होना चाहिए, आप निकाहनामे के अंदर लिख देंगे, ये तो मैं मान लिया। लेकिन 4 शादी का इजाजत है, उसका क्या करेंगे? देखिए, एक शरा के हिसाब से मुसलमान को 4 शादी का इजाजत है। 4 शादी करेगा, 2 बच्चा, तो 8 बच्चा तो उसको वैसे ही जायज तौर पे मिल रहा है, कानून हक दे रहा है। उस 8 में से हम 2 कैसे कराएंगे बताइए? अब तो हमारे इख्तियार से बाहर है। हम तो बहुत कोशिश किया है, खानदानी मनसूबा बंदी के महकमा में जब से आए हैं बहुत कोशिश किया है, इसका गाना बनाया है, इसका गीत बनाया है, पब्लिसिटी चलाया हूँ कि भाई इसको देखिए, ये बहुत अच्छा कारामद चीज है। ये कूड़ा जो होता है इसे लोग कहाँ से उठाते हैं? इसका बाबा बड़ा सिंपल तरीका है। आपके घर के सामने से कूड़ा उठाते हैं, ये बताने के लिए कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड, आई एम वेरी मच जेंटलमैन। तो आपके घर के सामने से कूड़ा उठाया, मेरे घर के सामने फेंके, आगे निकल गए। इस तरह से ये कूड़ा उठाते, ये नहीं कि कूड़ा उठा के शहर से निकालो। अरे बाबा, शहर में ही इकट्ठा किए जा रहे हैं जालिम लोग, पता नहीं कौन लोग है ये। कूड़े वाली मशीन के बारे में कुछ बताइए कि वो जो कूड़े उठाने वाली मशीन है वो कैसे चलती है, उसको कौन लोग चलाते हैं, उसके क्या ड्यूटी आवर्स हैं, वो शहर में कब फिरती है, वो मशीन कहाँ होती है? वो कहाँ कूड़े वाला जो मशीन है, अभी कल मैं गया हूँ, उसमें इतना कूड़ा था। वो पहले तो मैंने वो कूड़ा उठाया कूड़े वाली मशीन पे से, 2, 3, 4 जमादार लगाया है। जब कूड़े वाली मशीन पे से कूड़ा हटाया है, उस पे से कूड़ा हटाया तो उसमें से मशीन निकली है। उस मशीन को जब उल्टा किया, उसमें से इतना कूड़ा निकला है, बीच में से पुर्जे निकल गए हैं। आप कूड़े के ढेर को आग लगा देते हैं? आपका क्या ख्याल है? कूड़े को आग नहीं लगावे, मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा तबर्रुक के तौर पे शहर में बांट देवे कि बाबा ये तुम भी ले लो, थोड़ा कूड़ा रख लो, थोड़ा कूड़ा। कूड़े को आग नहीं लगावे तो फिर क्या, आग नहीं लगाएंगे तो खत्म नहीं होएगा। अभी कूड़े को जलाने का 4-5 मकासद है, मकासद हासिल करना है ना। सर चीज तो क्या है कि कूड़ा जलता है, उससे मच्छर भागते हैं। क्या कूड़ा भी बेचा जाता है? आप बताइए, क्या कूड़ा बेचा जाता है? कूड़ा बेचते हैं, ये आपको कौन अंदर की बातें बताता है? कौन आपके साथ? आपके साथ कोई आदमी मिले हुए क्या हमारे? अरे बाबा, कूड़ा मजबूरी में बेचते हैं, उसकी क्या खपत है, उसके अंदर से जो बड़ा बड़ा साफ सुथरा कागज निकलता है ना, उसको बेचते हैं। गत्ता बनाने वाली कंपनी नहीं होते जो सस्ता गत्ता बनाते, ये जो जूते के अंदर तलवार नहीं रखते, तलवार उसको क्या बोलते हैं, वो जो इतना बड़ा होता है वो रखते हैं ना उसके अंदर, वो उसका बनाते हैं। वो उसके लिए कंपनियां खरीदती है, वो सारा हमारे डिपार्टमेंट को ही पैसा आता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमें कूड़ा भी खरीदना पड़ता है और कूड़ा भी खरीदा जाता है, यानी कि कभी कभी कूड़े की भी ज़रूरत पड़ जाती है और गंदगी को जो है ना साफ़ करके फिर उसे बहुत अच्छी कीमतों के ऊपर बेचा जाता है। अब ये गुफ्तगू हमारा सिलसिला जारी रहेगा, हम अब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे ज़रा सा। और हमारी जो टॉक है, आप जैसे देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल टॉक का मतलब है वहीं गुफ्तगू होनी, वहीं ख़त्म हो जानी। आज की गुफ्तगू जो भी आप सुन रहे हैं, जो हमारे राज आपके सामने ओपन हो रहे हैं, खुदा के लिए इनको यहीं दफन कर दीजिएगा, इसे इशू ना बनाइएगा। तो अभी आप मिले महकमा सफाई के ऑफिसर से,
खानदानी मनसूबाबंदी के ऑफिसर से। अब हम आपको मिलाते हैं उस ऑफिसर से जिनको सबसे ज़्यादा माशरे से शिकायत है, यानी कि जानवरों की फलाह व बहबूद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं और सुनते हैं कि माशरे में उनकी कोई क्यों नहीं सुनता। तो जनाब, मैं आपको अपने प्रोग्राम डिस्पोजेबल टॉक में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा पूरा नाम है प्रोफेसर डम डम डिगा डिगा। अगर इसको वल्दियत के साथ लेंगे तो फिर ये नाम हो जाएगा प्रोफेसर डम डम डिगा डिगा बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। यहाँ तक हमारा पूरा नाम कंप्लीट होता है। बचपन से ही जानवरों का शिकारी हूँ। पहली दफ़ा लाल बेग को मैंने मारा, वहाँ से मम्मी मेरी इंस्पायर हुई। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी अलामत है, ये बच्चा तो डरता ही नहीं किसी चीज़ से। और फिर रात को अंधेरे के अंदर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे मैं गारों में उतर जाता था। बहुत डैशिंग किस्म का मेरी शख्सियत थी। जानवरों के ऊपर किताबें लिखी हैं मैंने, इसके ऊपर इनकी लैंग्वेजेस जानता हूँ मैं सबकी। मेरी पहली बुक आई थी द एनिमल इज़ एनिमल, जानवर जानवर है। बहुत बड़ी किताब थी, तकरीबन 2000 पेज के ऊपर थी। इसमें से 1800 पेज खाली थे जो मैंने पब्लिक के लिए छोड़े थे कि आप खुद लिखें जो आप अपनी राय देना चाहते हैं। 200 पेज पे मैंने किताब लिखी थी। अच्छा सर, आप हमें ये बताएंगे कि जानवर जो हैं वो इस माशरे में आपका क्या ख्याल है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने बंदर से बात की थी। बंदर ने इस किस्म की गालियाँ दी, मैं खैर आपको ऑन एयर बता नहीं सकता हूँ वो बंदर ने क्या क्या वाहियात बातें की हैं। और सबसे बड़ी जो उसकी मुझे बात बुरी लगी वो ये थी कि वो टुन होके आ गया। देखिए, वो जहाँ रहता है उसका मालिक कहीं पीता वीता होगा, कुछ थोड़ी बहुत कहीं बोतल में रह गई होगी जो रह जाती है, वो पी कर आ गया और चाकू निकाल लिया और मुझे कह रहा है कि तुम लोग हमारे खिलाफ क्या बातें करते हो। यार, अब बंदर, आप जस्ट इमेजिन कि बंदर की ये बुरी हैबिट उसको कहाँ से मिली। यानी कि बंदर इतनी जल्दी पिक करता है, आप सोचे कितना सेंसिबल जानवर है वो, ठीक है ना। तो मैं नहीं समझता कि बुराइयां जानवरों में होती, वो देखते हैं तो वो पिक करते हैं, ये चीज़ है। लेकिन ये बात आप गलत कह रहे हैं कि इंसानों से सीख करके ही जानवर जो हैं वो भी इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर ये बातें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉल्फिन मछली जो है ये जो डांस करती है पानी के ऊपर, आपका कहने का मतलब ये है कि ये हम रीमा के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे कि डॉल्फिन जो है वो रीमा से मुतासिर है या उसने कहीं रीमा को देखा है। तो हम इस तरीके से कैसे कह सकते हैं ये मछलियाँ जो डांस कर रही हैं इनके करप्शन की क्या वजह है? डॉल्फिन मछली आप देख लीजिए किस कदर फनकार किस्म की मछली है और किस किस्म की रक्कास मछली है। यानी कि पुच्छल के ऊपर खड़ी होकर के, दुम पे खड़ी होकर के पानी पर रक्स करती हुई आती है। और अगर तमाशबीन में से कोई पाउंड को डॉलर दे तो मुंह में पकड़ के ले जाती है। अब उसको डॉलर का क्या करना है, लेकिन एक हविस है दौलत की जानवरों के अंदर भी। वो रक्स करती है डॉल्फिन मछली। अब वो कोई रीमा की शागिर्द नहीं है, लेकिन ऊपर से बंसी बजाती है, पानी की लहरों पर नाचती हुई आती है और अपने फन का मुजाहरा करके चली जाती है। नहीं, आप, हमने भी अखबार में पढ़ा, आप भी अखबारात में पढ़ते रहे कि जानवरों को, उन जानवरों को जो कि खाना हलाल भी नहीं है उन्हें भी काट करके बेचा गया। और हमारे नाजरीन भी जानते हैं इन बातों को कि ये अखबारात के अंदर भी आए हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो हुआ है इसकी गफलत का जिम्मेदार कौन है? ये जानवर आवाम के हाथ लगे कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, कुत्ते, खोते, इस किस्म के जानवर जो है ना कटे हैं और बिके हैं। कुत्तों ने मुझसे कहा है कि यार एक दिन किसी ने मुझे बोटी डाली, मैंने खाई तो वो मेरे ही भाई का गोश्त था। कहता मैं थूकता हुआ वहां से भागा। यानी कि ये हमारी इंसानों की रेपुटेशन हो गई है जानवरों में। हमें इसको जरा थोड़ा सा इमेज को दुरुस्त करना है। आपके पास तो बड़ी मालूमात का ज़ख़ीरा होगा बच्चों के मुतालिक। आपके तो मैंने बड़े चर्चे सुने हैं। नादरीन, इनकी बड़ी दिलचस्प बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। इनका सबसे बड़ा जो खूबसूरत काम है वो ये है कि ये मकान सूंघ के बता देते हैं कि अंदर कितनी औरतें हैं। उसके अलावा ये बच्चे देखकर बता देते हैं कि इससे पहले कितने बच्चे हुए होंगे और इसके बाद कितने होंगे। ये माहिर हैं, माहिर इंसानियात हैं ये। तो मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ शरह पैदाइश क्या है, कितनी फीसद है? देखिए, हम अंदाजा लगाया है, बहुत सारे साइंसदानों को लेकर के बैठे हैं, तो हिसाब किताब में जो आ रहा है वही है कि भाई देखिए, हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान में जो औरत है, हर 2 मिनट के बाद पाकिस्तान में एक औरत एक बच्चे को जन्म देती। बाबा, हम सब लोगों को जा करके उस औरत को समझाना चाहिए कि बहन ये मुल्क के मफाद में नहीं है।
मेरा ख्याल है हम सबको जाकर के उस औरत को समझाना चाहिए कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हर 2 मिनट के बाद ये मसला तो बहुत गलत है। आप काय को बीच में बोल रहा है? मेरा समझ से बाहर जो ये चीज है, आप काय को बोल रहा है? ये गलत चीज है ना। यानी कि एक कानून कुदरत के अंदर आप काय के लिए वो कर रहे हैं? ये किसी का औलाद हो गया तो अच्छा बात है, खुशी का बात है। आपको उसमें क्या, आप पाल रहे हैं का, आप ममता है का, आपका काय का तकलीफ है? झूला आप झुलाएंगे, फीडर आप पिलाएंगे का? हाँ, आपको बोलने का जरूरत ही नहीं है, तो आप काय का बोल रहा है बिला वजह? जिनका बच्चा नहीं है उनको पूछिए आप। आपसे, आप जो माहिर हैवानात हैं, मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल जो मेरा है वो ये है कि ये बताइए कि जानवरों की भी कोई कंप्लेन है, आई मीन जानवरों की कोई शिकायत है हम इंसानों से? देखिए, जहाँ तक जानवरों की शिकायत का ताल्लुक है तो मैं सबसे पहले जो तकलीफ का जिक्र करूँगा वो मैं करूँगा खोते की। खोता एक ऐसा जानवर है जो कि हर जगह होता है, आपको बल्कि मुख्तलिफ महकमों में भी मिलेगा खोता। आपको कई ऑफिसर कहते हुए मिलेंगे और यार तू तो है ही खोता। यानी कि इसका मतलब है कि खोता है हर जगह पर, मगर खोता हमेशा पाता है। क्या पाता है? कुव्वत। खोते के अंदर एक ताकत है, इंसान का बोझ उठाता है, उसका मालिक उसे पेट भर के रोटी खाने को नहीं देता। इसकी कंप्लेन मुझे खोते करते हैं कि भाईजान इनसे हमारी बात करें, घास वगैरह तो पूरी दे। मैंने कई खोते वालों से बात करी, उन्होंने कहा जा किसी और नु खोता बनाई, चल दफा। बट अब मैं इन बातों का क्या उनको जवाब दूं? उनको थोड़ी पता मैं जानवरों की जबान समझता हूं। किस किस किस्म की गालियां खोते देते हैं यार, आप सोच नहीं सकते। अच्छा चले, अगर घोड़े की बात करते हैं तो चले घोड़े को देख लेते हैं। घोड़े की जो जॉब्स हैं, जो घोड़ा काम करता है माशरे के अंदर, उसको उसकी पूरी कीमत मिलती है कि नहीं मिलती है, आया वो मुतमईन है कि नहीं मुतमईन है, इसके ऊपर भी थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे ज़रूर। नाजरीन लेते हैं हम छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि घोड़े की क्या ज़रूरियात हैं और क्या हम घोड़े के म्यार पे पूरे उतर रहे हैं। नाजरीन वेलकम बैक, हम दोबारा आ गए हैं। हालांकि ये डिस्पोजेबल टॉक है, हम नहीं भी आते तो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि ये डिस्पोजेबल है। बहरहाल हम वापस आए, प्रोग्राम को कंप्लीट भी करना है। तो माहिर हैवानात हमारे बराबर में बैठे हुए हैं, इनसे पूछो ना, ये जानवर तुम लोगों की वजह से गंदगी ज्यादा फैलती है। अभी आप थोड़ा सा कूड़ा फेंको, 2 मुर्गियां आएंगी, उसको सब खराब कर, इतना फैला देंगी वो 2 मुर्गियां। वो 2 मुर्गी है ना, इतना फैलाएंगी इन लोगों की ये मुर्गियां फैला देती है। ऊपर से कोई और आ जाता है वो जानवर, वो उसको ऐसे ऐसे खोलता है, अपने मतलब की चीजें ढूंढते हैं ना तो उसको फैलाते हैं। ये जो इनका कौन है वो तुम्हारा वो बड़ा सा अजीब सा जानवर, क्या नाम है उसका, वो कौन है? बतख। बतख वो तो जालम जानवर है, पख 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 पख। वो जाती कीचड़ में आए, उसको आप कहीं पे भी भेजो, परफ्यूम लगा दो, वो जाएंगी कीचड़ में। ऐसी तो फितरत के जानवर इन लोगों के पास है, सब गंद करते हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि माशरे में फैलने वाली वजह जानवर है, गंदगी की वजह। उसकी वजह यह है कि जानवर जो हैं वो तो देखिए ना, आप कोई फल खाते हैं उसके छिलके जानवर खा जाते हैं, बकरी खा जाती है, भेड़ खा जाती है, समझे ना, और कोई जानवर खा जाते हैं। आपको छिलके फेंकते वो खा जाते हैं, आपको हड्डी फेंकते वो खा जाते हैं, आपका कोई सड़ा हुआ सालन होता वो खा जाते हैं। यानी कि जानवर इंसानों के बरक्स वो लाजमी तौर के ऊपर माशरे से गंदी चीजें उठा उठा के खा रहे हैं। यानी कि माशरे का गंद जो है वो जानवर खत्म कर रहे हैं, इंसान बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा अजीब सा तजाद है। आपका मतलब ये कहने का ये है कि जानवर जो है वो माशरे के अंदर सफाई का किरदार कर रहा है और जो इंसान है वो माशरे के अंदर गंदगी फैलाने का जिम्मेदार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ जानवर हैं जिनकी वजह से कचरा फैलता है, जिसमें बिल्ली है। बिल्ली जब चीज़ें ढूंढती है तो पूरे माशरे में कचरा फैला देती है, पूरे इलाके में फैला देती है। बिल्ली हो गई, इसके अलावा कुत्ता हो गया, ये सब लोग जो हैं ये जानवर कचरा फैलाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बुनियादी तौर पे कि वो कचरा वहां रखकर कौन गया है। सवाल ये पैदा होता है कि रख के कौन गया है कचरा वहां, रखकर इंसान जाता है थैली के अंदर और फिर वो इल्जाम जानवर पे आ जाता है। यहाँ बात जो है ये डिस्पोजल टॉक में ये नहीं हो रही है सर कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है। बात ये हो रहा है कि जो कोई गंदगी कर रहा है या कूड़ा फैला रहा है या खराबी फैला रहा है। अब नागन है, नागन सांप की आप चिंत ले ले, वो भी डांस करती है, हालांकि उसके अंदर जहर है लेकिन उसके अंदर एक फनकारा भी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं होते भाई, ये बाई नेचर होते हैं, बाई बर्थ होते हैं। अब नागन जो है वो जो डांस करती है, ये जो अपना यानी कि सपेरे की बीन के ऊपर, कि मेरे मतलब है कोई सरोज खान की शागिर्द तो नहीं है वो, मतलब वो डांस करती है, उसकी नेचर के अंदर है, ये फितरत में उसकी। अब ये जो आप नागन को छोड़िए, अब ये घोड़ा जो है, आप देखिए घोड़े का नाच मशहूर है, क्या घोड़ी नाचती है, बारात की घोड़ी मशहूर है कि नहीं आपके सामने, उसको नाचा घोड़ी कहते हैं। नाचा बकरी भी है हमारे मुल्क के अंदर जो नाचती हुई चलती है। तो इसका मतलब है फनकार
जानवरों में भी होते हैं। वो क्या अनासिर हैं, वो क्या इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से मछली जो है दुम पे खड़ी होकर के, पुच्छल पे खड़ी होकर ये पानी के ऊपर रक्स करती है, डांस करती है, और पानी के बाहर बैठ के एक आदमी बांसुरी बजाता है। आई मीन वो रांझा है, वो कौन है, और ये मछलियां कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड क्या है इनका, वो मुझे बताइए आप। डॉल्फिन मछली अगर दुम पे खड़े होकर डांस करती है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर फन है। उसको कोई बच्चों की फीस नहीं देनी स्कूल की, या उसको अपनी अम्मी का आंख का ऑपरेशन नहीं कराना डॉल्फिन ने, लेकिन उसका बुनियादी मकसद है अपने फन का इजहार करना। यस, दिस इज द मेन थिंग। आप अगर जानवरों की नेचर को देखें तो कोई ना कोई जानवर किसी न किसी से मिलता जुलता है। अगर आप मेंढक को देखें, मेंढक का फुदकना, एक जगह पे ना बैठना, ये जाहिर करता है कि ये ऑपोजिशन का जो है ना कीड़ा है। ये ऑपोजिशन है, वो कहीं एक जगह पे बैठती नहीं है, ना ही मेंढक कहीं टिक के बैठता है और ना किसी को बैठने देता है। तो आप क्या कहेंगे, ये जानवरों के अंदर और कीड़ों के अंदर ये ऑपोजिशन है? जानवरों के अंदर भी कुछ सियासी हरकत होती हैं, जानवरों भी इंस्पिरेशन होती है पॉलिटिशियन से। अब जैसे डड्डू है, मेंढक, डड्डू जो है वो फुदकता ही रहता, आपने देखा होगा हमेशा। उसकी वजह क्या है? ये एक जगह पे कभी नहीं बैठेगा, इसकी फितरत जो है ऑपोजिशन से मिलती हुई है, कहीं बैठने नहीं टिक के, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये चीज इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि ये कीड़े भी जो है ना ये गौर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। एक मिनट आप मेरी पहले बात को जरा सुन लीजिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ उसको सुन लीजिए गौर से। मैं ये पूछना चाह रहा था अपनी जनरल नॉलेज के लिए, ये बताइए कि क्या जिस तरीके से इंसानों की फलाह बहबूद के लिए एक मनसूबाबंदी का प्लान रखा गया, क्या जानवरों की भी नस्लबंदी के लिए उनके लिए भी कोई प्लान है कि उनकी भी मनसूबाबंदी हो? कितने जानवर होने चाहिए दुनिया में, इसका कोई रेशो रखा गया है? देखिए, मेरा ख्याल में तो कुछ जानवर तो खतरनाक है, उनका तो टोटल ही मनसूबाबंदी हो जाना चाहिए। शेर वेर जो है इसका तो बिल्कुल, ये चीता वीता जो है इनका तो बच्चा ही नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल में। इतना खतरनाक जानवर है, इनको लेकर नहीं फिर सकते हैं। ये गेंडा वेंडा जो है, हाथी माती है, चलो ये तो बच्चा उच्चा के साथ खुश हो जाते हैं। ये बंदर उंदर जो है ये भी चल जाता है, ठीक है। सांप वाप का नहीं होना चाहिए चक्कर। ये बिच्छू जो होता है इसको भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसा जहरीला जानवर का जरूरत क्या है जो इंसानियत के लिए भी खतरनाक, और कहा पकड़ भी नहीं सकते हैं, ये तो काट लेते हैं। जानवरों को तो सबसे पहले ही इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए था और करवाना चाहिए था गौर। देखिए, चीता है, इंतहाई खतरनाक है, फैल रहा है, इसकी नस्ल बढ़ रही है, इसको घटाना है। शेर है, ये सब चीजें हैं, खतरनाक है, ये जानलेवा चीजें हैं। इनके लिए मैंने बातचीत की थी जंगल के अंदर, तो सब लोग, सारे जानवर इसके ऊपर एग्री हो गए थे कि ठीक है, हम लोग डॉक्टर से रब्ता करेंगे, हमें ले चलो जंगल में, हम बात करना चाहते हैं जानवरों के डॉक्टर से। लेकिन कुत्ता, देखिए कुत्ता, उसको ऐसे किसी ने नहीं कहा कि कुत्ते, उसकी कोई वजह है। उस कुत्ते ने इस किस्म का कुत्तेपन का मुजाहरा किया जानवरों के बीच में, मेरे सामने खड़ा हो गया। हालांकि मेरे सामने कभी बोलता नहीं था। मुझे कहता क्या है, अरे मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहता जाओ जाओ किसी और को ये पट्टियां पढ़ाओ, कुत्तों की नस्ल खत्म करना चाहते हो तुम? इस दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुत्ते खत्म नहीं होंगे। अरे मैंने बोला भाई आप इस बात का गुस्सा क्यों मान रहे हैं? बाकी जानवर भी तो इस बात को एग्री है। बोलता है ये तो जानवर है, मैं कुत्ता हूं। अरे इतना गरूर उसको अपने कुत्ते होने पे, दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, दुम सख्त कर ली, भौंकने लगा, कुतियाएं आ गई। अब मैं फीमेल से तो वैसे भी बात नहीं करता हूं, मेरी नेचर में नहीं है। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, आपका शुक्रिया कि आपने तवज्जो से प्रोग्राम देखा डिस्पोजेबल टॉक। जैसा कि प्रोग्राम का उन्वान हमने रखा था डिस्पोजेबल, यानी कि आप सुने इस कान से और निकालें इस कान से। प्रोग्राम इसी तरीके से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, डिस्पोजेबल टॉक। ये प्रोग्राम कहाँ तक आपको पसंद आया, अपनी राय से हमें अपने ईमेल से बताइएगा। और इस गुफ्तगू को, जो इसमें काम की गुफ्तगू है, उसको डिस्पोजेबल समझ के फेंक मत दीजिएगा, अपनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत आपके किसी काम आ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।